अरे भाई, सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जब मेरे दोस्तों ने, मेरे सहकर्मियों ने मुझसे कहा कि मुझे भारत जाना चाहिए तो मैं हंस पड़ा था। मैं जेम्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक पुराना और जिद्दी प्रोफेसर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किताबों और पश्चिमी सभ्यता की तारीफों में बिता दी। मेरे लिए भारत का मतलब क्या था? बस वही पुरानी घिसी पिटी तस्वीरें जो हम टीवी पर देखते थे। धूल, शोर, भीं भान, गायें सचकों पर बैठी हैं और हर तरफ बस गरीबी। मैंने सोचा था वहां जाकर मैं क्या देखूंगा? वही अव्यवस्था जिससे मैं हमेशा नफरत करता आया हूं। लेकिन आज जब मैं अपने आलीशान घर में वापस आ गया हूं, लंदन की इस ठंडी और खामोश शाम में बैठा हूं, तो मेरी आंखों में आंसू हैं। वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब से एहसास के हैं। एक ऐसा एहसास जैसे किसी ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। वो देश, वो भारत, वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। वो पागलपन नहीं है, वो एक अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां दिल और दिमाग, परंपरा और तकनीक ऐसे मिलते हैं जैसे गंगा और यमुना का संगम हो। कहानी शुरू होती है पिछले महीने। मुझे एक रिसर्च के सिलसिले में एशिया के विकासशील देशों का दौरा करना था। मेरी लिस्ट में चीन था, वियतनाम था और अंत में भारत। सच कहूं तो मैं भारत वाले हिस्से को टालना चाहता था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा भी था, क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते? सुना है वहां गर्मी बहुत होती है और पेट खराब होने की गारंटी अलग से मिलती है। लेकिन उसने जोर दिया। उसने कहा, सर, आपको एक बार देखना चाहिए, वो देश बदल रहा है। खैर, न चाहते हुए भी मैंने टिकट बुक कर लिया। जब मेरी फ्लाइट दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरी तो मैंने अपने दिमाग को तैयार कर लिया था कि अब मुझे धक्के खाने पाएंगे, पसीना बहाना पड़ेगा और न जाने कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं प्लेन से बाहर निकला और टर्मिनल 3 में कदम रखा, मैं रुक गया। क्या मैं सच में भारत में हूं? वो जगह किसी भी यूरोपीय हवाई अड्डे से कम नहीं थी। साफ सुथरा फर्श, चमकती हुई दीवारें और हर तरफ एक अजीब सी शांति। ठीक है, मैंने खुद से कहा, यह तो बस दिखावा होगा, असली भारत तो बाहर गेट के उस पार है। मैं अपना सामान लेकर बाहर निकला और हां, वहां भी थी, बहुत भी। हजारों लोग, टैक्सियों की कतारें, लोगों का शोर। मेरे कानों में अचानक से इतना शोर गूंजा कि मुझे लगा मेरा सिर फट जाएगा। लंदन की सड़कों पर सुई गिरने की भी आवाज आए तो हम परेशान हो जाते हैं, और यहां तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक साथ बात कर रहा हो। मैंने अपनी नाक सिकोई। यही तो है वो अव्यवस्था। मैंने मन ही मन सोचा, यहां कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, बस सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैंने एक टैक्सी वाले को हाथ दिया। वो एक पुरानी सी काली पीली टैक्सी थी, न कि कोई फैंसी कार। ड्राइवर, एक अधे उम्र का आदमी जिसने खाकी वर्दी पहनी थी, मुस्कुराते हुए बाहर आया। नमस्ते सर, कहां जाना है? उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा। मैंने उसे अपने होटल का पता दिया। उसने मेरा बैग उठाया और डिक्की में रख दिया। मैंने देखा कि उसकी टैक्सी के डैशबोर्ड पर 10 तरह के भगवान की मूर्तियां लगी थीं, अगरबत्ती जल रही थीं और लाल रंग का कोई धागा बंधा हुआ था। अंधविश्वास? मैंने बुदबुदाया, ये लोग अभी भी सदियों पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। गाजी चल पड़ी। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक रेंग रहा था। गाजियां, बाइक, ऑटो रिक्शा सब एक दूसरे से इंच भर की दूरी पर चल रहे थे। मुझे हर पल लग रहा था कि अभी टक्कर होगी, अभी एक्सीडेंट होगा। मैं पीछे की सीट पर बैठा पसीने से तरबतर हो रहा था। एसी चलने के बावजूद मुझे घबराहट हो रही थी। लेकिन उस ड्राइवर को देखो, वो बड़े आराम से गाजी चला रहा था, जैसे वो अपने घर के आंगन में टहल रहा हो। बीच बीच में वो हॉर्न बजाता, लेकिन गुस्से में नहीं, बल्कि ऐसे जैसे वो दूसरों से बातें कर रहा हो। हटो भाई, मुझे जाने दो। उसका हॉर्न बस यही कह रहा था। रास्ते में मुझे प्यास लगी, गला एकदम सूख गया था। मैंने ड्राइवर से कहा, क्या हम कहीं पानी के लिए रुक सकते हैं? जरूर सर, अभी रोकता हूं, उसने कहा, और गाजी एक छोटी सी दुकान के पास रोक दी। वो दुकान क्या थी? बस सड़क के किनारे एक छोटी सी टपरी थी। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वो साईं का पल्लू सिर पर ओफे हुए थीं। उसके पास कुछ पानी की बोतलें, चिप्स और बिस्कुट रखे थे। मैं नीचे उतरा। धूप बहुत तेज थी। मैंने एक पानी की बोतल उठाई। कितने की है? मैंने इशारे से पूछा। 20 रुपये, उस बूढ़ी अम्मा ने हिंदी में कहा और अपनी उंगलियों से 2 और शून्य का इशारा किया। मैं अपनी जेब टटोलने लगा
और तभी मुझे एक झटका लगा। मेरे पास कैश नहीं था। मैंने एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज करवाया था, लेकिन वो सारे बैंक नोट थे 2000 और 500 के। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे और मुझे पता था कि ऐसी छोटी दुकान पर 500 का नोट देना बेवकूफी होगी। मैं परेशान हो गया। मैंने अपना वॉलेट खोला, क्रेडिट कार्ड देखा, लेकिन यहां कार्ड मशीन होने का तो सवाल ही नहीं था। शिट, मैंने धीरे से कहा, सॉरी, नो कैश। मैंने बोतल वापस रखने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे लगा कि अब मुझे प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब तक मैं होटल न पहुंच जाऊं। तभी उस बूढ़ी अम्मा ने कुछ ऐसा किया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने अपने पुराने से स्टील के डिब्बे के ऊपर रखा एक गत्ता हटाया। वहां एक छोटा सा वर्गाकार कोड चिपका हुआ था, काला और सफेद पैटर्न, QR कोड। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी टूटी फूटी जुबान में कहा, पेटीएम, गूगल पे कर दो बेटा। मैं सन्न रह गया। मैं ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर एक ऐसी महिला के सामने खचा था जिसे शायद अपना नाम लिखना भी ना आता हो, और वो मुझसे डिजिटल पेमेंट मांग रही थी। लंदन में भी कई छोटी दुकानें कैश ओनली का बोर्ड लगाकर रखती हैं, और यहां भारत की एक धूल भरी सड़क पर एक टूटी हुई टपरी पर यह तकनीक आप इसे इस्तेमाल करती हैं? मैंने हैरानी से पूछा। उसने हंसते हुए अपनी गर्दन हिलाई। हाँ बेटा, सब करते हैं, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, सब आसान है, बैंक नहीं जाना पड़ता। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपना फोन निकाला। क्या मेरा इंटरनेशनल ऐप यहां काम करेगा? मैंने स्कैन किया, 20 रुपये डाले, 1 सेकंड के अंदर उसके पास रखे। एक छोटे से स्पीकर से आवाज आई, 20 रुपये प्राप्त हुए। यह जादू था। नहीं, यह जादू नहीं था, यह क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जो चुपचाप हुई थी, बिना किसी शोर शराबे के। पश्चिम में हम अभी भी कार्ड स्वाइप करने और पिन डालने में उलझे हैं, और यहां भारत ने पैसे को हवा बना दिया है। मैं पानी पीते हुए वापस टैक्सी में बैठा, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस QR कोड पर अटका था। मैंने ड्राइवर से पूछा, ये सब लोग फोन से पैसे लेते हैं? ड्राइवर ने गर्व से पीछे मुड़ कर देखा। अरे सर, अब तो जेब में बटुआ रखने की जरूरत ही नहीं है। गांव हो या शहर, अब भारत बदल गया है। मोदी जी ने सबका खाता खुलवा दिया, सबके हाथ में फोन दे दिया। अब गरीब आदमी को कोई ठग नहीं सकता, सीधा पैसा खाते में आता है। उसकी बातों में जो आत्मविश्वास था, वो किसी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के लेक्चर से कम नहीं था। मुझे लगा था कि मैं यहां लोगों को सिखाने आया हूं, पर पहले ही घंटे में मुझे एक सबक मिल गया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। होटल पहुंचकर मैंने चेक इन किया। शाम को मेरा मन हुआ कि थोड़ा शहर घूमा जाए। होटल वालों ने मना किया, कहा कि सर अकेले मत जाइए, रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन मेरा अहंकार कहां मानने वाला था। मैं पूरी दुनिया घूमा हूं। मैंने सोचा, यह शहर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं निकल पच्चा पुरानी दिल्ली की गलियों में। संकरी गलियां जहां एक साथ आदमी, रिक्शा, कुत्ते और कभी कभी तो बैल भी चल रहे थे। मसालों की खुशबू, खाने के तलने की आवाजें और लोगों का अंतहीन शोर। सच कहूं तो शुरुआत में मुझे घबराहट हुई। इतनी भी मैंने कभी नहीं देखी थी। लोग एक दूसरे से सटकर चल रहे थे, लेकिन कोई ला नहीं रहा था। सब बस बहे जा रहे थे, जैसे पानी की कोई नदी हो। चलते चलते मैं काफी अंदर निकल गया, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मैं रास्ता भटक गया। मेरे फोन की बैटरी भी जवाब दे रही थी। GPS काम नहीं कर रहा था, क्योंकि नेटवर्क कमजोर था। अंधेरा होने लगा था, और पुरानी दिल्ली की वो गलियां अब डरावनी लगने लगी थीं। आसपास के चेहरे मुझे घूर रहे थे, या शायद वो मेरी वहम थी। विदेशी हूं, गोरा हूं, सूट बूट में हूं। मुझे लगा कि अब मैं किसी मुसीबत में फटने वाला हूं। किसी ने मेरा वॉलेट छीन लिया तो, या इससे भी बुरा कुछ हुआ तो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं एक चौराहे पर खचा होकर चारों तरफ देख रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी सा दिख रही होगी। तभी एक हाथ मेरे कंधे पर आया। मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने झटके से मुड़कर देखा। एक नौजवान लड़का खड़ा था। साधारण कपड़े, जीन्स और टी-शर्ट, चेहरे पर हल्की दानी। एक्सक्यूज मी सर, उसने साज अंग्रेजी में कहा। आप परेशान लग रहे हैं, क्या आप खो गए हैं? मेरा पहला विचार था ये कोई ठग है, ये मुझे मीठी बातों में फंसाएगा और फिर लूट लेगा। मैंने कचाई से कहा, नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे बस मेन रोड जाना है। वो मुस्कुराया। मेन रोड यहां से बहुत दूर है सर, और ये गलियां भूल भुलैया हैं। आप गलत दिशा में जा रहे थे। मैं चुप रहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन डर भी था। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूं, उसने कहा। नहीं नहीं,
मैं चला जाऊंगा, मैंने पीछे हटते हुए कहा। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई चालाकी नहीं थी, बस एक अजीब सी चमक थी, एक अपनापन। सर, आप हमारे मेहमान हैं, उसने कहा। भारत में हम मेहमान को भगवान मानते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी बदनामी होगी। प्लीज मेरे साथ आइए, मेरी बाइक वहीं खड़ी है। न जाने क्यों मैंने उस पर भरोसा कर लिया। शायद मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं उसकी बाइक के पीछे बैठा, एक अजनबी के साथ, एक अनजान शहर में। रास्ते भर वो मुझसे बातें करता रहा। उसका नाम राहुल था। वो एक इंजीनियर था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मैं अभी ऑफिस से आ रहा था। उसने बताया, मैंने देखा आप बार बार फोन को झटक रहे थे, समझ गया कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। 10 मिनट बाद हम मेन रोड पर थे। मेरे होटल की लाइट्स दिख रही थीं। मैंने राहत की सांस ली। मैं बाइक से उतरा। थैंक यू राहुल, मैंने कहा। तुमने मुझे बचा लिया। कितना हुआ? मैंने अपना वॉलेट निकाला। मुझे लगा कि उसने मदद की है तो पैसे तो मांगेगा ही, टैक्सी वाले भी तो लूटते हैं। राहुल का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने मेरे हाथ को, जिसमें नोट थे, धीरे से नीचे कर दिया। सर प्लीज, उसने गंभीर होकर कहा, हर चीज बिकाऊ नहीं होती। मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया। आप हमारे देश आए हैं, आप खुश होकर जाएं, बस यही काफी है। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरा पश्चिमी दिमाग हर चीज को लेन देन के तराजू में तौलता था। समय बराबर पैसा, सेवा बराबर पैसा। लेकिन इस लड़के ने अपना समय दिया, अपना पेट्रोल जलाया और बदले में क्या मांग रहा था? बस मेरी खुशी। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता था। बस एक वादा कीजिए सर, उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे पुरानी बात भूल गया हो। अपने देश जाकर लोगों को बताइएगा कि भारत सिर्फ सपेरों का देश नहीं है, यहाँ के लोग दिल से अमीर हैं। उसने हाथ मिलाया, अपनी बाइक स्टार्ट की और भी मैं कहीं गायब हो गया। मैं सच के किनारे खचा, हाथ में वो नोट लिए, बस उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा। एक ही दिन में 2 झटके, एक वो बूढ़ी अम्मा जो तकनीक के मामले में मेरे देश के कई लोगों से आगे थी, और एक वो नौजवान जिसने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। मेरे दिमाग में जो भारत का नक्शा था, उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। मैंने सोचा था कि यहाँ लोग गरीबी की वजह से स्वार्थी होंगे, हर कोई दूसरे को नोचना चाहेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। अगले दिन मेरा प्लान था कि मैं भारत की गरीबी पर अपना रिसर्च शुरू करूं, लेकिन अब मेरा मन बदल गया था। मुझे इस देश की नस को पकड़ना था। मुझे ये देखना था कि ये देश चलता कैसे है। इतना शोर, इतनी भीड़, फिर भी सब कुछ रुका नहीं है, चल रहा है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो इस देश को बांधे रखती है? मैंने फैसला किया कि मैं एसी कार छोड़कर ट्रेन का सफर करूंगा। मैंने सुना था कि भारतीय ट्रेनें दुनिया की सबसे भीड़-भाड़ वाली जगह होती हैं। असली भारत देखना है तो ट्रेन में देखो, किसी ने कहा था। मैं स्टेशन पहुंचा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। बाप रे, वो कोई स्टेशन नहीं, इंसानों का समुद्र था। लोग बोरियां, बक्से और पोटलियां सिर पर लादे भाग रहे थे। लाल वर्दी वाले कुली, चाय चाय चिल्लाते बेचने वाले, और अनाउंसमेंट की गूंज। गाजी संख्या प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। मैंने स्लीपर क्लास का टिकट लिया था जानबूझकर। मुझे देखना था कि आम आदमी कैसे जीता है। जब ट्रेन आई तो एक युद्ध शुरू हो गया। लोग धक्का मुक्की करके चच रहे थे। मैं भी किसी तरह धक्के खाता हुआ अपनी सीट तक पहुंचा। मेरी सीट पर पहले से ही 3 लोग बैठे थे, जबकि वो सीट सिर्फ 3 लोगों के लिए ही थी और मुझे भी वहीं बैठना था। अरे ये क्या मजाक है, मैंने सोचा। मेरी रिजर्व सीट है। मैं वहां खचा होकर उन्हें घूरने लगा। एक बुजुर्ग आदमी जिसने धोती कुर्ता पहना था, उसने मुझे देखा। उसने अपनी बगल में बैठे लड़के को थोछा खिसकाया, खुद थोछा सिमटा और अपनी हथेली से सीट थपथपाई। आओ बेटा, बैठो बैठो, उसने हिंदी में कहा। बट दिस इज माई सीट, मैंने टिकट दिखाते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम्हारी ही है। पास बैठे एक दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो, हम सब भाई तो हैं। एडजस्ट, ये शब्द मैंने भारत में आने के बाद 100 बार सुना था। एडजस्ट कर लो। मैं झिझकते हुए बैठ गया। मैं बहुत तंग महसूस कर रहा था। मेरे घुटने सामने वाले के घुटनों से टकरा रहे थे। पसीने की बदबू और खाने की खुशबू मिली जुली आ रही थी। मैंने सोचा, यह सफर नर्क होने वाला है। मुझे अगले स्टेशन पर उतर जाना चाहिए और फ्लाइट लेनी चाहिए। तभी ट्रेन चल पड़ी।
और जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, वो नर्क धीरे धीरे एक महफिल में बदलने लगा। सामने बैठी एक महिला ने, जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए थी, एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स खोला। उसमें से पूरी और आलू की सब्जी की ऐसी खुशबू आई कि मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं बस उस खाने को देख ही रहा था कि उस महिला ने एक पूरी और थोड़ी सब्जी एक कागज की प्लेट पर निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। लो भैया, खा लो, उसने कहा। मैं हैरान रह गया। नहीं नहीं, थैंक यू, मैंने मना किया। हम अंग्रेजों को बचपन से सिखाया जाता है, अजनबियों से कुछ मत लो, पता नहीं कैसा खाना हो, सान है या नहीं। अरे ले लो साहब, उस बुजुर्ग ने कहा। घर का खाना है, अमृत है, शर्माओ मत। उनके कहने में इतना अधिकार और इतना प्यार था कि मैं मना नहीं कर पाया। मैंने वो पूई ली। पहला निवाला मुंह में डालते ही मेरी आंखें बंद हो गईं। वो सिर्फ खाना नहीं था, उसमें मसालों का जादू था, तीखा, चटपटा और बेहद स्वादिष्ट। कैसा है? उस महिला ने पूछा। बहुत अच्छा है, मैंने टूटी फूटी हिंदी में कहा। बहुत अच्छा। और फिर वो कंपार्टमेंट एक परिवार बन गया। भाषा की दीवार ढह गई। वो लोग टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहे थे, मैं टूटी फूटी हिंदी और इशारों में बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे मेरे देश के बारे में पूछा, मेरे परिवार के बारे में पूछा। जब मैंने बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं और अकेला रहता हूं, तो वो बुजुर्ग आदमी दुखी हो गया। अकेले? उसने हैरानी से पूछा। बुढ़ापे में कौन देखेगा? नहीं बेटा, शादी करनी चाहिए, परिवार ही सब कुछ है। उसने मुझे अपने पोते पोतियों की फोटो दिखाई। उसने मुझे बताया कि कैसे उसका बेटा विदेश में डॉक्टर है, लेकिन वो अपने गांव की जमीन नहीं छोड़ना चाहता। मिट्टी सोना है, उसने कहा, पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन अपने लोग और अपनी मिट्टी, यही असली दौलत है। उस भीभार वाली ट्रेन में, जहां पैर रखने की जगह नहीं थी, मुझे वो सुकून मिला जो मुझे मेरे फर्स्ट क्लास के खाली केबिन में कभी नहीं मिला था। मैंने देखा कि कैसे लोग अपनी जगह दूसरों को दे रहे थे। एक बूढ़ी औरत आई तो एक नौजवान तुरंत खशा हो गया और उसे अपनी सीट दे दी। कोई थका हुआ था तो दूसरे ने उसका बैग अपनी गोद में रख लिया। यहां कोई मेरा और तुम्हारा नहीं था, यहां सब हमारा था। स्पेस कम था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। पश्चिम में हमारे पास बहुत जगह है, हमारे घर बड़े हैं, हमारी कारें बड़ी हैं, हमारी सीटें बड़ी हैं, लेकिन हमारे दिल सिकुड़ गए हैं। हम अपनी प्राइवेसी के इतने आदी हो गए हैं कि हमने शेयर करना छोड़ दिया है। और यहाँ लोग एक इन जगह में भी खुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ट्रेन का सफर खत्म हुआ, लेकिन मेरी शिक्षा अभी शुरू हुई थी। ट्रेन का सफर खत्म हुआ और मैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर उतरा। अगर दिल्ली भी थी तो मुंबई तो एक सैलाब था, लोगों का, आवाजों का, सपनों का सैलाब। स्टेशन की इमारत देखकर मुझे अपना लंदन याद आ गया। वही विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर, वही पत्थर, वही मेहराब, लेकिन इसके अंदर जो जान थी वो पूरी तरह भारतीय थी। मैं स्टेशन से बाहर निकला और मुंबई की उमस भरी हवा ने मेरा स्वागत किया। टैक्सी में बैठकर जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे लगा कि यह शहर कभी सोता नहीं है। गगनचुंबी इमारतें और उनके ठीक बगल में बसी झुग्गियां, अमीर और गरीब दोनों एक ही सचखा पर एक ही हवा में सांस ले रहे थे। पश्चिम में हम गरीबों को शहर के बाहर धकेल देते हैं, उन्हें छिपा देते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ सामने है, नग्न सत्य की तरह, और उस सत्य में एक अजीब सी गरिमा है। अगली सुबह मेरा सामना एक ऐसे अजूबे से हुआ जिसने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के मेरे सारे मैनेजमेंट के सिद्धांतों को कूड़ेदान में डाल दिया। मैं चर्चगेट स्टेशन के पास खसा था। सुबह के 11 बज रहे थे। अचानक मैंने देखा कि सफेद टोपी पहने हजारों लोग सिर पर लकड़ी के बब्बे बब्बे क्रेट रखे हुए तेजी से आ रहे हैं। उनके चलने की रफ्तार ऐसी थी जैसे वो किसी मिशन पर हों। कोई रुक नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, बस एक लय, एक ताल। ये क्या है? मैंने अपने गाइड, जिसका नाम विक्रम था, उससे पूछा। क्या कोई विरोध प्रदर्शन है या कोई धार्मिक जुलूस? विक्रम हंसा। नहीं प्रोफेसर, ये डब्बा वाले हैं, ये मुंबई की लाइफलाइन है। डब्बा वाले? मैंने शब्द दोहराया। हाँ सर, ये लोग घर का बना खाना ऑफिसों तक पहुंचाते हैं। हर दिन 2 लाख टिफिन और शाम को खाली टिफिन वापस घर पहुंचाते हैं। मैंने अपनी नाक सिकोई। तो इसमें क्या खास है? हमारे यहाँ उबर ईट्स है, डिलीवरू है, उनके पास जीपीएस है, ट्रैकिंग ऐप है। विक्रम ने मेरी तरफ एक चुनौती भरी नजर से देखा। सर,
इनके पास कोई ऐप नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है। इनमें से आधे लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट जानते हैं? 6 सिग्मा, मतलब 60 लाख डिलीवरी में सिर्फ एक गलती की गुंजाइश। फोर्ब्स ने इन पर स्टडी की है। प्रिंस चार्ल्स इनसे मिल चुके हैं। बारिश हो, तूफान हो या मुंबई का ट्रैफिक जाम हो, डब्बा टाइम पर ही पहुंचता है। मैं सन्न रह गया। बिना कंप्यूटर के, बिना बारकोड के, सिर्फ कुछ रंगों और निशानों के कोड पर इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है। मैं एक डब्बा वाले के पास गया जो अपनी साइकिल पर क्रिएट बांध रहा था। उसका नाम तुकाराम था, पसीने से लथपथ, लेकिन चेहरे पर एक संतोष। नमस्ते, मैंने कहा। क्या आप कभी गलती नहीं करते? कभी किसी का खाना किसी और को नहीं दे देते? तुकाराम ने माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराया। साहब, यह सिर्फ खाना नहीं है, यह किसी मां का प्यार है, किसी पत्नी का भरोसा है। हम खाना नहीं, हम भरोसा ढोते हैं, और भरोसे में गलती की गुंजाइश नहीं होती। हम भरोसा ढोते हैं। ये लाइन मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। पश्चिम में हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वकीलों को बीच में लाते हैं ताकि भरोसा कायम रहे। और यहां एक साधारण आदमी जिसकी तनख्वाह शायद बहुत कम होगी, वो सिर्फ जुबान और कर्तव्य के नाम पर इतना बड़ा काम कर रहा है। ये मशीन नहीं है, ये सुपर ह्यूमन है। मैंने अपनी डायरी में लिखा, भारत को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सिलिकॉन वैली की तकनीक नहीं चाहिए। भारत के पास अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, उसके लोग, उनकी निष्ठा, उनका परिश्रम। अगर हम पश्चिम वाले अपनी टेक्नोलॉजी को इनके जज्बे के साथ मिला दें तो ये देश मंगल क्या सूरज तक पहुंच जाएगा। ये अगर उंगल को और संयोग देखिए, मेरा अगला अनुभव ठीक उसी बारे में था, मंगल और चांद के बारे में। 2 दिन बाद मैं बेंगलुरु गया। भारत की सिलिकॉन वैली, यहां का माहौल एकदम अलग था। कांच की बड़ी बड़ी इमारतें, स्टारबक्स में बैठे लैपटॉप पर काम करते युवा। लेकिन मुझे उन 22 कंपनियों में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे दिलचस्पी थी सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर चल रही चर्चा में। शाम का वक्त था। मैं एक छोटी सी दुकान पर कुल्हा वाली चाय पी रहा था। दुकान पर एक पुराना टीवी लगा था, उस पर न्यूज़ चल रही थी। इसरो का रॉकेट लॉन्च होने वाला था। मेरे देश में स्पेस साइंस सिर्फ वैज्ञानिकों और अमीरों का विषय है। आम आदमी को इससे कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन यहां मैंने देखा कि रिक्शा वाले, सब्जी वाले, स्कूल के बच्चे और कॉरपोरेट में काम करने वाले टाई लगाए लोग सब उस छोटे से टीवी के सामने खाए थे। सबकी निगाहें स्क्रीन पर थीं। क्या हो रहा है? मैंने बगल में खाए एक लड़के से पूछा, जो शायद एक कॉलेज स्टूडेंट था। सर, चंद्रयान लैंड करने वाला है, उसने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले देश बनेंगे। मैंने भीम को देखा। एक तरफ एक मजदूर खसा था जिसके कपड़े मिट्टी से सने थे, दूसरी तरफ एक सूट वाला आदमी। उस मजदूर ने सूट वाले से पूछा, साहब, ये लैंड हो जाएगा ना? पिछली बार दिल टूट गया था। सूट वाले ने मजदूर के कंधे पर हाथ रखा, जैसे वो उसका पुराना दोस्त हो। हौसला रख काका, इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है, पक्का होगा। यह दृश्य अविश्वसनीय था। विज्ञान जो अक्सर लोगों को बांटता है, पई लिखे बनाम अन्न पई, यहां लोगों को जोड़ रहा था। तभी स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। गाड़ियों के इंजन बंद हो गए। लोग सांस रोके खाए थे। मुझे भी अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। 5, 4, 3, 2, 1। और जैसे ही स्क्रीन पर यान ने चांद की सतह को छुआ, वो पूरी गली नहीं, शायद पूरा देश एक साथ चिल्ला उठा, भारत माता की जय। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वो मजदूर रो रहा था। वो सूट वाला हवा में मुट्ठी भींच रहा था। चाय वाले ने चिल्लाकर कहा, आज सबकी चाय मेरी तरफ से फ्री। मैं वहां खजा उस जश्न को देख रहा था। मैंने नासा के लॉन्च देखे हैं, वहां तालियां बजती हैं, शैंपेन खुलती है। लेकिन यहां जज्बात बह रहे थे। यह सिर्फ एक रॉकेट की सफलता नहीं थी, ये उन करोड़ों लोगों की सफलता थी जिन्हें दुनिया ने हमेशा तीसरी दुनिया का देश कहा, जिन्हें सपेरों का देश कहा। आज उसी देश ने अपनी मेहनत से कम बजट में, शायद हॉलीवुड की एक फिल्म के बजट से भी कम में, वो कर दिखाया जो बड़े बड़े अमीर देश नहीं कर पाए। मैंने उस कॉलेज के लाचके से पूछा, तुम्हें इतना गर्व क्यों हो रहा है? तुमने तो रॉकेट नहीं बनाया। उसने मेरी तरफ देखा और जो जवाब दिया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। सर, जब यह रॉकेट ऊपर जाता है ना,
तो सिर्फ मशीन ऊपर नहीं जाती, हमारे जैसे करोड़ों मिडिल क्लास लोगों का सिर भी उसके साथ ऊपर उठता है। यह सबूत है कि अगर हमारे पास संसाधन कम हैं तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास जिगर है, हम किसी से कम नहीं हैं। उस रात होटल के कमरे में मैंने इंटरनेट पर कुछ सर्च किया। गूगल का सीईओ भारतीय, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भारतीय, एडोब, आईबीएम, पेप्सी, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं खुद से पूछने लगा, ऐसा क्या है इस मिट्टी में, क्यों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारतीय दिमागों के भरोसे चल रही हैं? और मुझे जवाब अपने पिछले कुछ दिनों के अनुभव में मिला। जुगाड़, यह शब्द मैंने यहां बहुत सुना था। पहले मुझे लगा इसका मतलब है काम चलाओ काम, लेकिन अब मैं समझ रहा था इसका असली मतलब है सीमित संसाधनों में समाधान ढूंढना, हार न मानना, रास्ता निकालना। जब एक भारतीय बच्चा बड़ा होता है तो वो हर चीज के लिए संघर्ष करता है, बस में सीट के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए। वो अव्यवस्था में व्यवस्था ढूंढना सीख जाता है। वो गिरता है, धूल झांटता है और फिर खसा हो जाता है। यही रेजिलियंस, लचीलापन, यही जुगान जब सिलिकॉन वैली पहुंचता है तो वो इनोवेशन बन जाता है। दुनिया जिसे मैजिक कहती है वो दरअसल भारतीय परवरिश का नतीजा है। मेरा सफर अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन भारत ने मेरे लिए अपना सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बचा कर रखा था। एक ऐसा अनुभव जो मेरे तर्कों को नहीं, मेरी आत्मा को छूने वाला था। मैं वाराणसी जाने वाला था, दुनिया का सबसे पुराना शहर। ट्रेन से वाराणसी जाते समय मुझे एक और छोटी लेकिन गहरी घटना याद आ गई जो मैं डायरी में लिखना भूल गया था। कानपुर स्टेशन पर मेरी ट्रेन रुकी थी। मेरी बोगी के सामने एक नल था जहां पानी बह रहा था। एक छोटा बच्चा, मुश्किल से 8 या 9 साल का, फटे हुए कप्पों में वहां पानी पी रहा था। उसने देखा कि एक कुत्ता वहां खशा प्यास से हाँफ रहा है, लेकिन नल तक नहीं पहुंच पा रहा। उस बच्चे ने क्या किया? उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसने अपनी दोनों हथेलियों को जोहा, उनमें पानी भरा और झुककर उस कुत्ते के मुंह के पास ले गया। कुत्ता पानी पीने लगा। बच्चा तब तक खचा रहा, बार बार हाथ में पानी भरकर पिलाता रहा जब तक उस जानवर की प्यास नहीं बुझ गई। उसके बाद उसने खुद पानी पिया, अपने गीले हाथ अपनी शर्ट पर पोंछे और हंसता हुआ भाग गया। न कोई कैमरा था, न कोई सोशल मीडिया रील बन रही थी। उस बच्चे ने यह किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था, ये उसके संस्कार थे। गांधी जी ने कहा था, किसी राष्ट्र की महानता इस बात से आंकी जा सकती है कि वह अपने जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि भारत गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं है। यहाँ के डीएनए में करुणा है। यहाँ सिखाया जाता है कि हर जीव में ईश्वर है। वो बच्चा स्कूल नहीं गया होगा, उसने वेद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसे वो ज्ञान पता था जो हम बे प्रोफेसर भूल चुके हैं। अब मैं काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में कदम रखने जा रहा था। मेरे दोस्तों ने कहा था, जेम्स तैयार रहना, वहां गंदगी होगी, वहां शव जलते हैं, वहां अघोरी होते हैं। लेकिन अब मेरा नजरिया बदल चुका था। अब मैं गंदगी नहीं, उसके पीछे की आस्था देखने जा रहा था। अब मैं मौत नहीं, मोक्ष की तलाश देखने जा रहा था। वाराणसी, दुनिया का सबसे पुराना शहर। लोग कहते हैं कि जब रोम बनाया जा रहा था तब काशी, वाराणसी बूढ़ा हो चुका था। जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मुझे लगा जैसे मैंने किसी टाइम मशीन में कदम रख दिया है। मुंबई की रफ्तार और बेंगलोर की टेक्नोलॉजी यहां बेमानी थी। यहां वक्त का अपना ही एक अलग पैमाना था। संकरी गलियां जहां 2 लोग भी मुश्किल से निकल सकें, वहां से सांड, मोटरसाइकिल और अर्थियां शव यात्रा सब एक साथ निकल रहे थे। मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, राम नाम सत्य है। मैंने देखा कि 4 लोग एक शव को कंधों पर ले जा रहे थे और ठीक उनके बगल में एक मिठाई की दुकान पर लोग कचौड़ी और जलेबी खा रहे थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई डर नहीं रहा था। पश्चिम में हम मौत को छुपाते हैं। हम उसे अस्पतालों के बंद कमरों में सफेद चादरों के नीचे ढक देते हैं। हम बच्चों को मौत से दूर रखते हैं। लेकिन यहाँ जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू थे जो साथ साथ चल रहे थे। मैं मणिकर्णिका घाट पहुंचा, वो जगह जहां चिताएं कभी ठंडी नहीं होती, जहां हजारों सालों से आग जल रही है। एक अंग्रेज होने के नाते मुझे लगा था कि यह दृश्य मुझे डरा देगा। मुझे लगा था कि जलते हुए शरीरों को देखकर मुझे उल्टी आ जाएगी। लेकिन वहां खड़े होकर मुझे डर नहीं लगा, मुझे शांति महसूस हुई, एक अजीब सी गहरी शांति। वहां मेरी मुलाकात एक नाविक से हुई। उसका नाम था दीनानाथ।
एक बूढ़ा आदमी जिसकी त्वचा धूप से झुलसकर तांबे जैसी हो गई थी और जिसके माथे पर चंदन का एक बड़ा सा तिलक लगा था। साहब, नाव में घूमोगे? उसने पूछा। मैं उसकी नाव में बैठ गया। शाम होने वाली थी। गंगा नदी का पानी डूबते सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमक रहा था। मैंने दीनानाथ से पूछा, काका, आप लोग यहां रोज मौत देखते हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या आपको दुख नहीं होता कि जीवन इतना छोटा है? दीनानाथ ने चप्पू चलाया और पानी को चीरते हुए मुस्कुराया। साहब, डर कैसा? हम तो काशीवासी हैं। यहां मरना अंत नहीं है, यहां मरना तो शुरुआत है। हम इसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष? मैंने पूछा। हाँ साहब, उसने आसमान की तरफ इशारा किया। आप लोग सोचते हैं कि हम शरीर हैं, इसलिए आप शरीर को बचाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिम जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो डरना क्या? पुराने कपड़े उतर गए, बस। उस अनपढ़ नाविक ने, उस साधारण से आदमी ने 2 वाक्यों में मुझे वो फलसफा समझा दिया जो मैंने प्लेटो और सुकरात की किताबों में भी नहीं पढ़ा था। पश्चिम में हम डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं क्योंकि हम खोने से डरते हैं, और यहां एक गरीब नाविक मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि खोना कुछ है ही नहीं। तभी शाम की आरती शुरू हुई, गंगा आरती। अगर आपने अपने जीवन में गंगा आरती नहीं देखी तो आपने रूह का संगीत नहीं सुना। अचानक घाट पर हजारों घंटियां एक साथ बजने लगीं। शंख की आवाज ने हवा को चीर दिया। हर हर महादेव के जयकारों से आसमान गूंज उठा। मैंने देखा कि 7 पुजारी भगवा वस्त्र पहने बड़े बड़े पीतल के दीपकों आरती को घुमा रहे थे। आग की लपटें हवा में नृत्य कर रही थीं। हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, विदेशी, देसी, सब एक लय में ताली बजा रहे थे। उस भीड़ में मैं भूल गया कि मैं कौन हूं। मैं भूल गया कि मैं ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर हूं। मैं भूल गया कि मैं अंग्रेज हूं। मैं बस ऊर्जा का एक कण बन गया था। मेरे बगल में एक औरत खड़ी थी। उसने फटी हुई साड़ी पहनी थी। वो आंखें बंद करके हाथ जोड़े खड़ी थी और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर जो सुकून था, वो मैंने दुनिया के सबसे महंगे स्पा और रिसॉर्ट्स में भी नहीं देखा था। मैंने सोचा, लोग कहते हैं भारत गरीब है। हाँ, शायद जेब से गरीब हो, लेकिन रूह से ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश है। इनके पास वो खजाना है जिसे डॉलर या पाउंड में नहीं खरीदा जा सकता। वो खजाना है संतोष, आस्था और एक दूसरे के लिए प्रेम। आरती खत्म होने के बाद हम दिए मिट्टी के दीपक पानी में बहाते हैं। मैंने भी एक दिया खरीदा, फूलों की छोटी सी टोकरी में जलता हुआ दीपक। मैंने उसे गंगा में छोड़ दिया। जैसे जैसे वो नन्हा सा दीपक काले पानी में बहता हुआ दूर जा रहा था, मुझे लगा कि मेरा अहंकार, मेरा घमंड, मेरा पश्चिमी होने का गुरूर भी उसके साथ बह गया। मैं भारत आया था एक शिक्षक बनकर, ये देखने की ये देश कितना पिछड़ा है, लेकिन मैं जा रहा था एक छात्र बनकर, ये जानकर कि असल में पिछड़ा कौन है, हम जो मशीनों के गुलाम बन गए हैं या ये जो प्रकृति और परमात्मा के साथ जीते हैं। लंदन वापस जाने की मेरी फ्लाइट थी। एयरपोर्ट जाते समय मैंने अपनी डायरी खोली। उसमें अब कोई जगह नहीं बची थी। हर पन्ना मेरे अनुभवों से, मेरे आंसुओं से भरा था। टैक्सी वाले ने रेडियो लगाया हुआ था। उस पर एक पुराना हिंदी गाना बज रहा था, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मुझे हिंदी पूरी समझ नहीं आती थी, लेकिन उसका भाव समझ आ रहा था। ये देश अपनी मिट्टी से प्यार करता है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। भारत अब भी वही था, भीड़, शोर, धूल, लेकिन अब मुझे उस धूल में सोना दिखाई दे रहा था। उस शोर में संगीत सुनाई दे रहा था और उस भीड़ में अपनापन दिखाई दे रहा था। दृश्य परिवर्तन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन। 1 महीने बाद मैं अपने लेक्चर हॉल में खड़ा था। हॉल खचाखच भरा था। मेरे सामने दुनिया भर के छात्र बैठे थे, अमेरिका से, चीन से, यूरोप से। आज मेरा विषय था विकासशील देश और उनकी चुनौतियां। मैंने अपनी पुरानी स्लाइड्स नहीं खोली। मैंने वो तस्वीरें नहीं दिखाई जिनमें गरीबी और भुखमरी थी। मैंने प्रोजेक्टर पर एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर उस डब्बा वाले की थी जो बारिश में भीगते हुए टिफिन पहुंचा रहा था। फिर मैंने दूसरी तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर इसरो के वैज्ञानिकों की थी जो साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जा रहे थे। पुरानी तस्वीर और उसके बगल में चंद्रयान की सफलता की तस्वीर। और आखिरी तस्वीर वाराणसी के घाट की,
जहां हजारों दिए जल रहे थे। पूरी क्लास शांत थी। देवियों और सज्जनों, मैंने अपनी भारी आवाज में शुरू किया। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको ह्यूमैनिक्स मानवता पढ़ाऊंगा। मैंने एक गहरा सांस लिया। हम पश्चिम के लोग सोचते हैं कि विकास का मतलब है ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और बैंक बैलेंस। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह से होकर आया हूं जो हमें चलना नहीं, जीना सिखाती है। भारत। मैंने वो शब्द ऐसे बोला जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। भारत कोई देश नहीं है। भारत एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको अंदर से तोड़ता है और फिर दोबारा ऐसे जोड़ता है कि आप पहले से बेहतर बन जाते हैं। मैंने छात्रों की आंखों में देखा। वहां मैंने देखा कि अनपढ़ लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो बदलाव से डरते नहीं। वहां मैंने देखा कि लोग कम में भी खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि खुशी चीजों में नहीं, रिश्तों में है। वहां मैंने देखा कि विज्ञान और धर्म दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में लैपटॉप, यही है असली भारत। हम उन्हें तीसरी दुनिया का देश कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो एकमात्र ऐसी दुनिया है जो बची रहनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन भारत अपनी भारतीयता खो देगा, उस दिन ये दुनिया अपनी आत्मा खो देगी। हम उनसे मशीनें बनाना सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकते हैं, लेकिन हमें उनसे जो सबसे बड़ी चीज सीखनी है वो है इंसान बने रहना। मैंने अपनी बात खत्म की। हॉल में सन्नाटा था। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी और फिर धीरे धीरे तालियां बजनी शुरू हुईं। पहले एक छात्र, फिर दो और फिर पूरा हॉल खड़ा हो गया। वो तालियां मेरे लिए नहीं थीं, वो उस अदृश्य शक्ति के लिए थीं जिसे मैं 7 समुंदर पार से अपने साथ लाया था। वो तालियां भारत के लिए थीं। मैंने अपनी मेज पर वो छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ रखा जो मैं बनारस से लाया था। उसमें आज भी उस मिट्टी की खुशबू थी। मैंने मन ही मन कहा, धन्यवाद भारत, मुझे जगाने के लिए।